So basically today's agenda is Ether, which according to me is the biggest competitor to Bitcoin for a variety of reasons. ठीक है, हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि ईथर बिटकॉइन को कैसे कंपटीशन दे सकता है, या फिर ईथर बिटकॉइन से किस वे में बेटर है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक व्हाट इज ईथर एंड व्हाट इज इथेरियम? लाइक दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है, लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, वैसे ईथर एक क्रिप्टो करेंसी है, बट इथेरियम इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी। इथेरियम इज अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। So basically Ethereum is an open access to digital money and data friendly services for everyone regardless of your background or location। ये बेसिकली कम्युनिटी बिल्ड टेक्नोलॉजी है जो कि सपोर्टेड है बाय द क्रिप्टो करेंसी ईथर, राइट? ये जैसे आप गूगल प्ले होता है ना, गूगल प्ले में आप जाते हो, प्ले स्टोर में जाते हो, आप काफ़ी अलग अलग गेम्स डाउनलोड कर सकते हो, अलग अलग ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। वैसे ही इथेरियम भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से जाके आप ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप ना पेमेंट्स भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ स्लाइट डिफरेंस। गूगल प्ले या फिर प्ले स्टोर में भी आप देखोगे, आप उसमें बैलेंस वगैरह ऐड कर सकते हो, आप गिफ्ट कार्ड्स उसमें ख़रीद सकते हो, रिडीम कर सकते हो, ठीक है। बट उसमें आपको ऐसा ऑप्शन नहीं कि आप अपने किसी फ्रेंड को सेंड कर सकोगे आपका खुद का मनी। गिफ्ट कार्ड के थ्रू से सेंड कर सकते हो, बट जैसे गूगल पे फ़ोन पे में आप सेंड करते हो पैसे, वैसे वो ऑप्शन नहीं है सेंड करने का। बट इथेरियम हैज़ दैट ऑप्शन, राइट? यू कैन सेंड क्रिप्टो करेंसी टू एनी वन फॉर अ स्मॉल फी। कुछ छोटा सा फी चार्ज होगा, ट्रांजेक्शन फी, बट यू आर एबल टू सेंड दैट, राइट? इट ऑल्सो पावर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट ऑल्सो पावर्स एप्लीकेशंस दैट एवरी वन कैन यूज़ एंड नो वन कैन टेक डाउन। जैसे आपने देखा होगा, इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो बैन कर सकता है, टिकटॉक को बैन कर सकता है, चाहे तो फेसबुक, ट्विटर, जिसको भी चाहे इंडियन गवर्नमेंट एज पर इट्स लॉज एंड रेगुलेशंस इट कैन बैन दैट पर्टिकुलर ऐप एंड इट कैन टेक इट डाउन इफ इट वांट्स टू, राइट? टेक इट डाउन एज इन गूगल पे, तो गूगल प्ले या फिर प्ले स्टोर जो है वो तो इंडिया में वो कंपनी एस्टेब्लिश नहीं है, बट इफ़ अ पर्टिकुलर कंपनी को अगर आप फोर्स करो तो वो ऐप को पूरा ऑल टुगेदर वो लोग अपने प्लेटफॉर्म से ही हटा सकते हैं। बट इथेरियम में वो चीज़ नहीं हो सकता है। वाई? बिकॉज इथेरियम इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन में था, एंड कोई भी एक कंट्री चाहे तो बिटकॉइन को बैन नहीं कर सकता है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बट कम्प्लीटली बिटकॉइन को बंद नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। बिटकॉइन को रोक नहीं सकते हैं, बिटकॉइन को शट डाउन नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक तो इथेरियम को शट डाउन कोई कर नहीं सकता है, उसके साथ साथ में आपको जो एप्लीकेशंस है जो इसमें बने हैं उसको भी कोई रोक नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हम अगर एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, हमारे बिजनेस के लिए, हम अगर इथेरियम में बनाएंगे ना, तो गवर्नमेंट चाह के भी उसको रोक नहीं सकता है, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ इथेरियम, राइट? इट इज़ द वर्ल्ड्स प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन। ये एक ब्लॉकचेन है, इथेरियम एक ब्लॉकचेन है जिसमें आप खुद के ऐप्स बना सकते हो, खुद के वेबसाइट्स बना सकते हो, जो कि कोई रोक नहीं सकता, जो कि कोई टेक डाउन नहीं कर सकता, कोई बैन नहीं कर सकता, राइट? दैट इज़ एन एडवांटेज। इथेरियम builds on Bitcoin's innovation with some big differences. Obviously, there are some big differences, and that is what makes Ether so special. That is what makes Ethereum so special. दोनों इथेरियम और बिटकॉइन दोनों आपको डिजिटल मनी यूज़ करने देते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ पेमेंट प्रोवाइडर्स या बैंक्स। आपके बीच में इंटरमीडियरी कोई नहीं है बैंक्स के जैसे, जो सेंट्रलाइज्ड इंटरमीडियरी है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है या फिर कोई बैंक कंट्रोल कर सकता है, वैसे कुछ नहीं है यहाँ पे। इट इज़ प्रोग्रामेबल सो दैट यू कैन यूज़ इट फॉर लॉट्स ऑफ डिजिटल एसेट्स, ठीक है। आप इथेरियम में आप बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हो या अलग अलग क्रिप्टो करेंसी भी ट्रेड कर सकते हो, जो कि बिटकॉइन में ऑप्शन नहीं है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन आपको सिर्फ बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस करने देता है। इथेरियम में आप अलग अलग क्रिप्टो करेंसी भी यूज़ कर सकते हो। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि आप इथेरियम में अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल उदिता अपने नाम से बना सकेगी, शिवानी अपने नाम से बना सकेगी, शायद हम अपने नाम से बना सकेंगे, या हम अपने कंपनी के नाम से भी खुद का क्रिप्टो करेंसी चाहे तो हम इथेरियम में बना सकते हैं। एंड दैट मेक्स इट all the more exciting, right? And obviously it gives you a lot of
advantage over Bitcoin. This also means that Ethereum is more than payments. Definitely अगर आप इतना कुछ कर सक रहे हो तो सिर्फ पेमेंट थोड़ी कर रहे हो आप। यहाँ पे अपना एप्स बना सकते हो, कुछ गेम्स खेल सकते हो, कुछ सोशल मीडिया बना सकते हो आप, राइट? It is a marketplace of financial services, games and apps that cannot steal your data or censor you. Because blockchain का जो बेसिक्स ही है उसी में मना है कि कंट्रोल कोई नहीं कर रहा उसको, इट इज़ सेंट्रलाइज्ड, ठीक है? तो इट इज़ सेंट्रलाइज्ड एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ठीक है? दैट मीन्स दैट नोबडी कैन स्टील योर डेटा एंड नोबडी कैन सेंसर यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि भले आप अच्छा काम कर रहे हो, भले आप कुछ अच्छे सेंस में बोल रहे हो, बट some powerful people misunderstand you, and then they try to stop you, they try to censor you, they try to ban your books, they try to ban your movie or your documentary। वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकता। nobody can steal your data and nobody can censor you, right? So that is the speciality of Ethereum. It was first published in the year 2013। published तब हुआ था, ठीक है? किसने स्टार्ट किया था? बाय रशियन कैनेडियन प्रोग्रामर बाय द नेम वाइटालिक ब्यूटेरिन, एंड इट फाइनली वेंट लाइव इन 2015। ये प्लेटफॉर्म पहले बार लाइव गया फॉर पब्लिक, लाइक जैसे आप और हम जैसे लोग यूज़ कर सकें, 2015 में। मतलब अभी हार्डली इसको 6 साल हुआ है, राइट? बट एज यू कैन सी इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैप। मार्केट कैप किसको बोलते हैं, ठीक है? एक बार वो जान लेते हैं। मार्केट कैप बोला जाता है नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, शेयर के टर्म्स से बोले, नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ द शेयर। तो क्रिप्टो में उसका तो क्या होगा, कितने ज़्यादा बिटकॉइंस हैं, कितने ज़्यादा ईथर हैं अभी मार्केट में, और अभी एक ईथर का दाम या एक बिटकॉइन का दाम कितना होता है, राइट? जैसे कि यहाँ पे प्राइस देख रहे हो अभी बिटकॉइन का 55,000 है, और कितने हैं बिटकॉइंस अभी मार्केट में? इतने बिटकॉइंस है, राइट? तो मार्केट कैप कितना होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी द मार्केट कैप, राइट? एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर। सेकंड में, नंबर 1 में बिटकॉइन आता है, नंबर 2 में कौन आता है? इथेरियम सेकंड में फॉलो कर रहा है, राइट? उसके बाद फिर बाइनेंस कॉइन, टेथर, कार्डानो एक्सेट्रा, इट गोज ऑन, द लिस्ट गोज ऑन, राइट? तो सबसे ज़्यादा आपका नंबर 1 में अभी आता है बिटकॉइन। सेकंड में यहाँ पे आपका क्या आ जा रहा है? इथेरियम 2015 में आया, ठीक है? 6 साल में ही वो लिस्ट में इतना इतना ऊपर चले गए। अब देखो जैसे लिस्ट कितना बड़ा है, राइट? इट्स अ ह्यूज लिस्ट। फर्स्ट बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन वाज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो 2009 में लॉन्च हुआ था। तब से लेके अब तक हज़ारों क्रिप्टो करेंसी आए हैं, बट दिस पर्टिकुलर करेंसी वाज सो स्पेशल that it went up drastically fast, right? And that is why I personally and so many others consider it a strong competitor to Bitcoin. सो इथेरियम तो हम लोग को पता चला, ठीक है? इथेरियम तो टेक्नोलॉजी है, इथेरियम तो प्ले स्टोर के जैसा है। तो ईथर बेसिकली क्या है? ईथर उसका करेंसी है, राइट? जैसे प्ले स्टोर में आपका INR होता है, USD होता है, तो यूरोस होता है, अलग अलग करेंसी होते हैं अलग अलग कंट्री के। प्ले स्टोर का खुद का तो कुछ नहीं है, लेकिन इथेरियम में, ठीक है, खुद का उनका एक करेंसी है जिसको बोलते हैं ईथर। इथेरियम में आपको कुछ भी काम करना पड़े ना, उसके लिए आपको ईथर का ज़रूरत पड़ता है, राइट? सो ईथर इज़ द नेटिव करेंसी ऑफ इथेरियम। It is digital money that can be sent over the internet instantly and cheaply, and can also be used in many Ethereum based applications। जैसे बिटकॉइन में था वैसे ही, ठीक है? कुछ नया चीज़ हम नहीं बोल रहे हैं। बिटकॉइन को भी आप सेंड कर सकते हो चीपली, इंटरनेशनली काफ़ी फास्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी सेम चीज़ आप कर सकते हो, नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सबसे आसान तरीका इथर लेने का क्या है? टू बाई इट। जैसे बिटकॉइन सबसे आसान तरीका क्या है? आप बिटकॉइन जाओगे किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में जाओगे, बिटकॉइन खरीदोगे,
सिमिलरली ईथर खरीदने का भी बेस्ट तरीका वही होता है, आप किसी वेबसाइट में जाओ, ईथर खरीदो, राइट। सबसे अब कंट्री वाइज डिपेंड करता है। हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग वजीरेक्स यूज़ करेंगे, हम लोग यूनोकॉइन ऐप यूज़ करेंगे। जो लोग फॉरेन में रहते हैं वो लोग डायरेक्ट crypto.com में जाके ख़रीद सकते हैं, या फिर इथेरियम का वेबसाइट में जाके ख़रीद सकते हैं। सो या इट डिपेंड्स, द बेस्ट वे टू बाय इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री दैट यू आर फ्रॉम, राइट। बट ईथर वॉज नॉट फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस। जैसे हम लोग ने पहले बात किया था बिटकॉइन के बारे में, कि जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया था, उनका मन नहीं था क्रिप्टो करेंसी बनाने का, राइट। उनको सिर्फ पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस करने के लिए ज़रूरत था एक सॉफ्टवेयर, और एक क्रिप्टो करेंसी बन गया। सिमिलरली ईथर भी क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए नहीं बना था, इथेरियम बना था कि जो ईथर जो है वो इथेरियम को सपोर्ट करने के लिए बना था। जैसे कि कैसे समझाएं इसको, एक इजी वे देखते हैं, वही गूगल प्ले वाला एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अब सोचो गूगल प्ले है, उसमें सब लोग अपना लाइक उसमें फ़ोन पे ऐप मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा आपको, फिर फेसबुक मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा, व्हाट्सएप मिलेगा, इतने सारे अच्छे अच्छे ऐप्स तो गूगल प्ले में हैं। तो लोग इथेरियम में जाकर सॉफ्टवेयर क्यों बनाएंगे, मतलब वाई विल पीपल गो देयर। एंड चलो लोग जाएंगे वहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट रोक नहीं सकता उनको, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट मे बी अ रीज़न, दैट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव रीज़न फॉर पीपल टू गो देयर, राइट। बट एज सेड बिफोर, माइनिंग होता है, बिटकॉइन माइनिंग होता है, जो ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते हैं उन लोगों को कुछ पैसे चाहिए, राइट। सो हाउ विल दोज पीपल गेट दैट मनी, हाउ विल Vitalik Buterin and his team get enough money to set up servers, to maintain things, to fix bugs, right? एक कोई भी एक चीज़ को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे। इस पर्पस के लिए ईथर बना था, to incentivize people to host and maintain the data on the blockchain. It was created as a form of payment to fuel the Ethereum network, right? Anyone who wants to build a software application on the Ethereum has to pay for the computing power and the space required using Ether, and the amount of Ether required for the network fees is determined by a built-in pricing system called gas. जैसे कि अभी अगर हमको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, जैसे गूगल प्ले में हमको अपना नाम का कुछ सॉफ्टवेयर Moshite.com नाम का कोई एक एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप हमको अगर लॉन्च करना है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो किसके सर्वर में रहेगा, गूगल के सर्वर में रहेगा। अब उनके सर्वर में रहने के लिए, उसका मेंटेनेंस के लिए हमको गूगल को कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे, तो गूगल प्ले उसके लिए पैसा चार्ज करता है। सिमिलरली इथेरियम में भी वो लोग कुछ पैसे चार्ज करते हैं, बट वो लोग इंडियन रुपीज़ में या यूएस डॉलर में चार्ज नहीं करते हैं, वो लोग वो पैसे चार्ज करते हैं इन टर्म्स ऑफ ईथर, राइट। और कितना ईथर चार्ज होगा डिपेंड करता है कि आप कितना कंप्यूटिंग पावर ले रहे हो। अगर उनके कंप्यूटर में ज़्यादा उनका कंप्यूटर में उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ आपको चाहिए कि नहीं, हमको बैंडविड्थ 1 नहीं चाहिए, हमको बैंडविड्थ चाहिए 2.7, अलग अलग टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है। जितना कंप्यूटिंग पावर आपको चाहिए होगा उतना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जितना ज़्यादा स्पेस आप लोगे उतना ज़्यादा पैसा दोगे आप, सिंपल है। एंड ये डिटरमाइन कौन करता है, इथेरियम का खुद का एक सिस्टम है, प्राइसिंग सिस्टम है कॉल्ड गैस। सो व्हाट इज़ गैस, बेसिकली गैस क्या कंसिडर करता है कि आप कितना बैंडविड्थ ले रहे हो, सब टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है। यू कैन जस्ट बस सुन लो ताकि एक हल्का सा आइडिया रहे। बैंडविड्थ ले रहा है, स्पेस लेगा ऑब्वियसली, एप्लीकेशन जैसे आप इंस्टॉल करते हैं फेसबुक कुछ MB लेता है, राइट। पबजी इंस्टॉल करिए तो कुछ GB लेता है, एंड सो ऑन, इट रिक्वायर्स सम स्पेस एज वेल एज द कंप्यूटेशनल डिफिकल्टी ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना इजी होता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, जैसे कि हम लोगों ने बिटकॉइन में पढ़ा था, विथ टाइम आपका जो डिफ़िकल्टी है माइनिंग का वो बढ़ते जाता है, राइट। तो जैसे जैसे डिफ़िकल्टी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका जो गैस का प्राइस है वो भी बढ़ते जाएगा। ये तीन चीज़ को कंसिडर करके एक अमाउंट फाइनल किया जाता है। वो अमाउंट जो आप देते हो एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए, या फिर एक
सॉफ्टवेयर को होस्ट करने के लिए इथेरियम के ब्लॉकचेन में, उसको बोला जाता है गैस। ठीक है। It was created, the term gas was created to differentiate the cost of performing transactions on the Ethereum network from the actual value of Ether currency। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं ईथर का प्राइस कितना है, $1747। ठीक है, 1747। अब इतना ज़्यादा पैसा हर एक ट्रांजैक्शन के लिए तो हम लोग पे नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन के लिए छोटा सा अमाउंट पे किया जाता है, मे बी $1, मे बी $2, मे बी $10, $50, उसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो जो ट्रांजैक्शन के लिए आप पैसा पे कर रहे हो उसको बोला जाता है गैस। और ऑब्वियसली जो ईथर का प्राइस हो वो तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो हमेशा, यू विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। When executing transactions on Ethereum, you will see gas prices denoted in GWEI, that is GWEI. Ether has various denominations, out of which WEI is the smallest denomination. We can check out the denominations in the chart available on the next page. These are the gas denominations। ठीक है, सबसे छोटा होता है आपका वे, फिर आता है किलो वे जो कि ऑब्वियसली 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मेगा वे, सॉरी मिलियन, हाँ मेगा वे, फिर गीगा वे, फिर ट्रिलियंस, फिर क्वाड्रिलियन, फिर आएगा क्विंटिलियन। ठीक है, एंड क्विंटिलियन जो है ना, 1 क्विंटिलियन वे को हम लोग बोलते हैं ईथर, 1 ईथर, राइट। ये सब आपको पीडीएफ में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे आराम से देख सकते हो इसको। यहाँ तक कुछ डाउट है तो हमको बोलो। इथेरियम क्या है, ईथर किसको बोलते हैं और गैस किसको बोलते हैं? यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछो। एनी क्वेश्चंस? उदिता कुछ पूछना है? कि आई गेस आपका नेटवर्क कुछ इशू है, तुम्हारा आवाज़ या फिर तुम्हारा मैसेज कुछ आ नहीं रहा है हमको। आई कीप ऑन गोइंग, कुछ भी पूछना होगा तो टाइप कर देना। ठीक है, फाइन। सो व्हेन यू आर इनिशिएटिंग अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, इथेरियम नेटवर्क में जब आप अपना ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हो तो यू विल सी गैस प्राइस लिमिट्स, जैसे कि मिनिमम तुमको कितना गैस प्राइस देना है, मैक्सिमम तुम कितना देना चाहते हो। ठीक है, मैक्सिमम तो आप जितना भी चाहे दे सकते हो, so कुछ लिमिट नहीं होता, दे विल एक्सेप्ट वॉट एवर अमाउंट यू वांट टू गिव, but minimum there's some amount that you have to give। Fine, in this place you can choose the amount of ether we are willing to spend to transaction। for example आप भेज रहे हो 1 ether, ठीक है, if you're sending let's say 1 ether online, तो आपको पे कितना करना है, लाइक ईथर का अमाउंट तो आप दोगे ही ऑब्वियसली। ईथर का अमाउंट अगर है $1800 तो आपको $1800 तो देना है। उसके साथ साथ आपको कुछ गैस भी देना पड़ता है, कुछ ट्रांजैक्शन फ़ी भी देना पड़ता है, राइट। सो वो जो ट्रांजैक्शन फ़ी है उसका कुछ मिनिमम अमाउंट होगा, लेट्स से उसका मिनिमम अमाउंट होता है $25, राइट। सो यू हैव टू पे $25, यू कैन नॉट अवॉइड दोज $25। अगर आपके पास वो पैसे नहीं हैं, टोटल आपके पास 1800 तो देना है, प्लस और 25 भी आपको देना है। अगर 1825 आप दे नहीं सकते हो तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो वो लोग बोलेगा, आपके इसमें एक मैसेज आएगा कि यू डोंट हैव लाइक यू डोंट हैव sufficient funds, you have insufficient funds, right? That is the minimum amount you have to pay। लेकिन जितना ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन फ़ी दोगे, फॉर एग्जांपल 25 मिनिमम है, अगर $25, अगर आप दे रहे हो $100 तो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो जल्दी ख़त्म होगा, बिकॉज जो माइनर है, जो बंदा माइन करेगा, उसको ज़्यादा पैसा दिखेगा कि यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वो आपका ट्रांजैक्शन पहले कंप्लीट करवाएगा, फिर दूसरे ट्रांजैक्शन में जाएगा। So yeah, obviously the higher the gas price, the faster the transaction will be processed। So that is the basics of Ethereum। like Ethereum है क्या, Ether किसको बोलते हैं, और ट्रांजैक्शन फ़ी कैसे कैलकुलेट होता है, ट्रांजैक्शन फ़ी क्या होता है,
That is the basic information, right? But what but how does the Ethereum network work? ये काम कैसे करता है? What is so special about it? Like इतना सब तो तू सुने, but सिर्फ इतना ही, मतलब सिर्फ इतनी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा क्रेज होगा इथर को लेके? No, there are some other things as well, right? Let's divide the network into three basic layers. ठीक है, तीन लेयर में डिवाइड करते हैं and see how it works. Base layer of Ethereum is a vast network of computers which are called nodes. Obviously आपको कंप्यूटर तो चाहिए होगा एक ब्लॉकचेन बनाने के लिए. ब्लॉकचेन क्या है? इट इज़ अ चेन ऑफ ब्लॉक्स, राइट, जो कि आपका अलग अलग कंप्यूटर्स में स्टोर होकर रहता है. So obviously you will need a vast network of computers and let the computers be called nodes. ठीक है? So these nodes are connected with internet to the are connected to the internet with software installed on them. For example, हमारे पास भी कुछ सॉफ्टवेयर था इंस्टॉल्ड, अभी हमने डिलीट कर दिया है. जब हम ट्राई करे थे कुछ क्रिप्टो करेंसी अपने लैपटॉप में माइन करने का, भले ही वो हो नहीं सका बिकॉज हमारा लैपटॉप इतना पावरफुल है नहीं कि हम क्रिप्टो करेंसी को माइन कर सकें. बट आई ट्राइड विद अ स्मॉल कॉइन कॉल्ड वर्ड कॉइन. ठीक है, वर्ड कॉइन को लेकर हमने माइनिंग करने का कोशिश किया था, तो उसका सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया एंड माई लैपटॉप गॉट हीटेड अ लॉट. बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, लाइक इन अ मैटर ऑफ लाइक 2 minutes. इतना ज़्यादा स्ट्रेनिंग होता है वो आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर, राइट? So yeah, basically the first thing you need is a computer. Second thing you need is a software that you have to install on the computer, right? And the third thing is it has to be connected to the internet. Internet में connection होना ज़रूरी है. It is in this base layer that the transactions are validated, broadcasted, and stored. The transaction data contain value in the form of ether. Obviously transaction data में कितना ether जा रहा है, कितना ether आ रहा है, वो information store होगा. And the information in the form of code. Like एक तो value store हो रहा है in the form of ether, उसके साथ साथ information store हो रहा है in the form of code. These codes can transmit data and trigger actions in the next layer of the Ethereum network. This is the software layer. आपका कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर पार्ट है, जो एप्लीकेशन और इंटरनेट जब यूज़ करे वो आपका सॉफ्टवेयर पार्ट है. The software layer supports a programming language library. This software layer consists of languages like Solidity, Bamboo, and more. Using this computer language, users can write smart contracts. Smart contracts are just lines of code that dictate the terms of a contract and control the execution of the contract with the nature of Ethereum's hardware layer and with its blockchain-based software layer. This creates the perfect trustworthy digital environment for building and executing smart contracts. बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? वो सब कोड्स है, ठीक है, जो डिक्टेट करेगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं एंड कौन से डेट में या कौन से टाइम में या कौन से होने पे वो ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट? Smart contracts have the unique ability to authorize transactions and carry out the terms of the contract with a trusted environment, which eliminates the need of a central authority like a government or a bank. Smart contracts make the transactions transparent and permanent. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेसिकली कोड है जिसको आप लिख दिए कि ये डेट में ये टाइम में ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना चाहिए, या फिर ये इवेंट होने से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना चाहिए, राइट? तो उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी रहता है, वो एक ट्रस्टेड एनवायरनमेंट के अंदर में कुछ कंडीशन सेट होने से ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देंगे उस ट्रांजैक्शन को. तो इससे क्या है, एक ट्रस्ट जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, एक ट्रस्टेड सोर्स यहाँ पे मिल जा रहा है. एंड आपको किसी सेंट्रल अथॉरिटी जैसे गवर्नमेंट या फिर बैंक उनके ऊपर आपको डिपेंड होना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर में ट्रस्ट करना है और सॉफ्टवेयर का कोड आप देख सकते हो ऑनलाइन. You can check the code anytime you want to because all these things are open software, right? It's open source. So you can trust these things way more than you can trust a bank or a government. The hardware and the software part of the network combines to create an EVM. Here EVM stands for Ethereum Virtual Machine.
It is a decentralized supercomputer. Here it improves the flexibility of the software by creating a separation between the hosts and the applications. देखो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स में उनका सॉफ्टवेयर भी है इंस्टॉल्ड है, काफ़ी सारे नोट्स को मिला के एक सुपर कंप्यूटर टाइप का बन जाता है, राइट। इस सुपर कंप्यूटर को क्या बोलते हैं हम लोग? इथेरियम वर्चुअल मशीन। It improves the flexibility of the software by creating a separation between the hosts, जो कि आपका नोड्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं उनको होस्ट बोला जा रहा है, and the applications, right? Now the application layer में क्या होता है? It is the final layer of the Ethereum network. Here developers can build and launch their applications on the network. These apps are decentralized. Decentralized कैसे है? कि हर एक लोग जो इथेरियम ब्लॉकचेन में है, उनके कंप्यूटर में ही ये सॉफ्टवेयर स्टोर हो रहा है, ये कोड स्टोर हो रहा है। सो ऑब्वियसली इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, नोबडी कैन स्टॉप इट, एंड हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डैप्स। डैप्स का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड से डी आया, एप्लीकेशन से ऐप आया, DAPP एप्स, राइट। There are many dApp categories like governance, exchanges, games, health, property, and so on. You can check all the dApps by going to the website stateofthedapps.com. ये वेबसाइट है स्टेट ऑफ द डैप्स, इसमें आप जाके चेक कर सकते हो कि कितने अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल आपको गवर्नेंस में मिल जाएगा, यहाँ पे ये सब एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे, और उसको लास्ट 24 आवर्स में कितने लोग यूज़ किए हैं। गेम्स आपको मिल जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगा आपको, सिक्योरिटी में क्या क्या ऑप्शंस है, स्टोरेज में क्या क्या ऑप्शंस है, राइट। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ कैटेगरीज इवन, कितने अलग अलग कैटेगरी के एप्लीकेशन है जो कि आप यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, राइट। दीज आर द प्लेटफॉर्म्स, जैसे इथेरियम है वैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और ये कैटेगरीज है, इतने कैटेगरीज में आप एप्लीकेशंस बना सकते हो, एंड यू कैन इवन स्टार्ट योर ओन, and you can even start your own category if you have a unique idea. Now that we know a little bit about Ethereum network, कैसे काम करता है, ether क्या है, and so on, let's talk about ERC20 tokens. What are ERC20 tokens, and for that instance what is ERC? Basically ERC को बोलते हैं Ethereum requests for comments. Ethereum requests for comments. It is very similar to Bitcoin improvement proposals. ERC was a process that was created as a way for people to contribute information about Ethereum or introduce features to the Ethereum network. इसको समझना एक तरीके से, Ethereum क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, राइट, जो कि बना है कैसे? बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जिसमें Ethereum का सॉफ्टवेयर है और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। इस वजह से इस तरीके से इथेरियम जो ब्लॉकचेन है वो बना है। अब इसको कोई एक जन तो कंट्रोल नहीं करता है, जैसे बिटकॉइन को कोई एक जन कंट्रोल नहीं करता है, एवरीबडी ओन्स इट, एवरीबडी प्लेज अ पार्ट इन इट, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज, आपको कुछ सजेशन अगर देना होता है ना, तो एक जन के सजेशन से वो काम नहीं हो सकता है, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू अग्री कि ये चीज़ हमको चेंज करना है, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज, पीपल लोग जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, एक फैसिलिटी, ये एक फीचर वो रिक्वेस्ट करते हैं, एंड काफ़ी सारे लोग उसमें वोट करते हैं कि ये फीचर उनको चाहिए या ये फीचर उनको नहीं चाहिए। अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ हमको चाहिए, ये फीचर हमको चेंज करना है, ये सिस्टम हमको चेंज करना है, देन वो एक्सेप्ट होता है, एंड फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं, राइट। So ERCs are basically how developers can propose improvements to the network, right? So ERC20 क्या है? It represents the unique ID number of that proposal. एक proposal था जिसका नंबर था 20, तो ERC20 वो proposal को बता रहा है कि proposal क्या है। So ERC20 is a token standard which is simply a list of rules that any tokens issued on the Ethereum blockchain must follow.
हमने अभी कुछ मिनट पहले आपको बोला था जब हमने सेशन स्टार्ट किया था कि इथेरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। जो आप अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट करते हो इथेरियम नेटवर्क में, उसको टोकन्स बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो टोकन्स है उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किसने किया? रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मिल जाएगा ERC-20 में। ऑनलाइन सर्च करने से यू विल फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन। एंड जो भी वेबसाइट में आप अपना क्रिप्टो करेंसी बना रहे हो उस वेबसाइट में आपको वो रूल्स और रेगुलेशंस मिल जाएंगे। और इसको डिसाइड किसने किया? सब लोगों ने मिल के डिसाइड किया है इसको। मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने मिल के डिसाइड किया कि ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, राइट। In the context of Ethereum, tokens are types of cryptocurrencies with different functions that represent an asset or are intended for a specific use that operate on the Ethereum blockchain. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो इथेरियम नेटवर्क में अगर हम कैटेगरी में जाते हैं फाइनेंस, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज दैट हैव बीन फॉर्म्ड, राइट। एक टेथर आपको मिल जाएगा, कंपाउंड मिल जाएगा, राइट। ये खुद के प्लेटफॉर्म्स भी हैं और इनका खुद का करेंसी भी है, ठीक है। टेथर हैज़ इट्स ओन प्लेटफॉर्म, कंपाउंड हैज़ इट्स ओन प्लेटफॉर्म, राइट। वैसे ये सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म भी है और ये सबका अपना खुद का करेंसी भी है जिसको आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, राइट। सो या ERC-20 बेसिकली वो टोकन्स है, वो क्रिप्टो करेंसी हैं जो कि इथेरियम नेटवर्क में बने हैं। दैट इज़ व्हाट ERC-20 टोकन्स आर, राइट। सम ऑफ द पॉपुलर ERC-20 टोकन्स आर टेथर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा। टेथर एक है कॉमन, कंपाउंड एक है कॉमन, चेन लिंक कॉमन है, बेसिक अटेंशन टोकन बैट, ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे गूगल क्रोम आप यूज़ करते हो वैसे हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ये ब्राउज़र का नाम होता है ब्रेव ब्राउज़र। ब्रेव ब्राउज़र में रिवॉर्ड में हम लोग को क्रिप्टो करेंसी मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैट, उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। बैट, बैट का फुल फॉर्म होता है बेसिक अटेंशन टोकन। और ये जो है ये भी इथेरियम में बना है, ये सब सॉफ्टवेयर जो है और ये जो बैट है टोकन, ये सब इथर में बना है, राइट। सो दैट इज अनदर पार्ट, अनदर पॉइंट ऑफ इट। तो अब हम लोग को एक बेसिक नॉलेज आ गया कि ईथर क्या है, इथेरियम क्या है, राइट। बट अगर आप जाओगे हमारे पोस्टर में देखोगे तो हमने बात किया था कि आज हम लोग बात करेंगे, आज के डे में डे 3 में हम लोग बात करने वाले हैं इथेरियम 2.0 के बारे में, ठीक है। तो ईथर एज इट इज़ काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी सही है, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उसका, बट उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि वो लोग इथेरियम 2.0 से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है? Ethereum 2.0 is an update to the Ethereum blockchain network. It is also known as ETH2 or Serenity. This update will be rolled out in several phases over the next few years. Start हो चुका है इसका काम, ठीक है। और अगले 2-3 साल में इसका काम जो है पूरा अपडेट जो है वो ख़त्म भी हो जाएगा। The overall goal of this update is to increase the performance of the Ethereum network. अभी Ethereum network जो है उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है जितना अच्छे से वो परफॉर्म कर सकता है, राइट। So they are doing a massive upgrade, they are doing massive improvement to the blockchain. As realization of the blockchain-based technology's ability to revolutionize our society continues to unfold, demand for blockchain-based technology continues to increase substantially. ऐसे ऐसे लोग एजुकेट हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उन लोगों को पता चल रहा है क्रिप्टो करेंसी क्या है और उसको यूज़ करना सेफ़ है। तो जैसे जैसे लोग इसके बारे में जान रहे हैं, जैसे जैसे उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, वैसे वैसे वो लोग क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ कर रहे हैं। और जितनी स्पीड से लोग इसको यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो ब्लॉकचेन जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट्स करना ज़रूरी हो जाता है कि अभी अगर लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूचर में करोड़ों लोग यूज़ करेंगे उसको, राइट।
So that is why people are improving things. Currently, the network is not good enough to handle the future demand for blockchain-based technology. Problems with scalability and usability prevents Ethereum 1.0 from being a completely viable alternative to traditionally centralized systems at this point of time. अभी इथेरियम इस हाल में नहीं है कि वो बैंक्स वगैरह को completely रिप्लेस कर पाए, राइट, बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ रीजंस, राइट. हम लोग अभी यहाँ पे बात करेंगे. यहाँ पे अभी ऐसा सिचुएशन है कि इथेरियम का कि आपका एक टाइम में बहुत कम ट्रांजैक्शंस को वो होल्ड कर पाता है. लाइक फॉर एग्जांपल, only about 15 transactions per second are being processed on the current network, which is not nearly enough to power parts of a global economy like Ethereum Foundation envisions in the future. मतलब अभी अगर आप सोचो, करोड़ों लोग इंडिया में गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, सबके पास बैंक्स भी हैं काफ़ी लोगों के पास. तो एक सेकंड में अगर एक नेटवर्क सिर्फ 15 ट्रांजैक्शंस कर सकता है, डू यू थिंक इट कैन हैंडल crores of people, millions of people? It cannot, right? It is not feasible that way. एक सेकंड में 15 ट्रांजैक्शन सुनने में बहुत लगता है, बट एक्चुअल में बहुत है नहीं. It needs to have a lot of transactions. It needs to be able to carry a lot of transactions per second. And that is what Ethereum 2.0 is looking for. Unfortunately, many applications built on this network won't be successful. वो लोग लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट. काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो अभी बने हैं लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हर एक चीज़ में होता है. जब इंटरनेट आया था 30 साल पहले, 1990s की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर बहुत सारे वेबसाइट्स बने थे, बट काफ़ी सारे वेबसाइट्स तो बंद भी हो गए ना. जैसे कि बिजनेस में होता है, स्टार्ट बहुत होता है लेकिन चलते बहुत कम है, पॉपुलर काफ़ी कम होता है, राइट. बट कभी कभी उनका खुद का फॉल्ट होता है, कभी कभी उस प्लेटफॉर्म का फॉल्ट होता है, राइट. सो एज ऑफ नाउ दिस इज बिकॉज although transaction fees on the network may be low right now, if a large application gains popularity and becomes a wild success, there is a risk inherently that it could inherently drive the network fees up so high that it would become too expensive for people to continue to use the app. बेसिकली यहाँ पे बात हो क्या रहा है, इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं. दिसंबर 2017 में एक क्रिप्टोकिटीज नाम का ऐप है, ठीक है, जो इथेरियम में बना है, गेम है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, ठीक है, हद से ज़्यादा पॉपुलर हो गया था वो. अब इतने सारे लोग वो गेम को खेलना स्टार्ट किए, उस वजह से मतलब एक हफ्ते के अंदर वो वायरल हो गया पूरा, एंड इथेरियम नेटवर्क को पूरा क्लॉक कर दिया उसने. इतना ट्रांजैक्शंस होने लगा उससे, इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ कि ट्रांजैक्शन फी टू सेंड सम क्रिप्टोकिटीज हिट अ वॉपिंग 6 figures इन कॉस्ट ड्यूरिंग द होल फियास्को. मतलब सोचो आप, 6 figures यानी कि $100,000 मिनिमम, उतना पैसा आप दे रहे हो सिर्फ ट्रांजैक्शन फ़ी. आपका सिर्फ ट्रांजैक्शन फ़ी इतना ज़्यादा है. एंड दैट इज़ पॉसिबल एंड दैट हैज़ हैपेंड. दिसंबर 2017 में ये चीज़ हुआ है, 4 साल पहले, राइट. सो इफ सच थिंग्स कैन हैपन, जब इतने कम लोग जानते हैं इथेरियम के बारे में, सोचो अगर पूरा दुनिया शिफ्ट कर गया इथेरियम में, तो पूरा दुनिया छोड़ो 10% लोग भी चले गए तो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा उसको. एंड दैट इज़ वाई Ethereum 2.0 is very important, right? With the Ethereum 2.0 update, Ethereum could potentially process tens of thousands of transactions per second. With further improvements and combining Ethereum network with other technology in the future, this number can be pushed even further. इसको और आगे भी हम लोग पुश कर सकते हैं, जैसे क्योंकि जैसे डिमांड एंड जैसे डिमांड बढ़ते जाए एंड टेक्नोलॉजी एडवांस होते जाए, we can even better the technology as time goes, right? So that is a very basic idea of what you needed to know about Ethereum and Ethereum 2.0. ठीक है, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है. आज का प्रेजेंटेशन जो था, आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था. We talked about the basics of Ethereum and Ethereum 2.0. If you have any questions, you can ask. कुछ डाउट है, कुछ पूछना है,